एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मैप माई इंडिया के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे और वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। अब बेसिकली मैप माई इंडिया करती क्या है? तो मैप माई इंडिया एक प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है। सो बेसिकली आपका जो डिजिटल मैप्स में, अगर मैं डिजिटल मैप्स की बात करूँ तो लीडर है इंडिया की। अगर मैं बात करूँ तो मैप माई इंडिया डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो आपका डिजिटल मैप हो गया या सास प्लेटफॉर्म हो गया या पैस हो गया। सो बेसिकली अगर एकदम आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, सो जो आपके एडवांस डिजिटल मैप्स होते हैं, तो अगर आपने गूगल मैप्स आपको पता है, ठीक है, बट गूगल मैप्स इज़ बेसिकली इनटू B2C, नॉर्मली बिजनेस टू कंज्यूमर, और मैप माई इंडिया बेसिकली B2B में है और B2B2C में है। तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जैसे कि अगर जैसे मैप माई इंडिया B2B में ज़्यादा है, ठीक है। गूगल मैप्स की जब हम बात करते हैं तो हम जैसे लोग जो हैं वो गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, लेकिन B2B में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कार्स, पैसेंजर कार्स या व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनियां होती है, फॉर एग्जांपल हुंडई। सो हुंडई बेसिकली मैप माई इंडिया का क्लाइंट है। सो जो कार्स में आप देखते हो, जो डैशबोर्ड होता है, वहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम होता है या वहाँ पे जो मैप्स यूज़ किए जाते हैं वो अधिकतर मैप माई इंडिया के यूज़ किए जाते हैं। सो जब भी कार बनती है, जब भी नया मॉडल बनता है, वहाँ पर जो मैप इंटीग्रेट किया जाता है वो मैप माई इंडिया का मैप होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटोमोटिव में। फिर जो इनका सेकेंड सेगमेंट है, सो बेसिकली आपके जो एंटरप्राइजेज हैं वो इनके मैप्स यूज़ करते हैं। सो वो उसमें कैसा होता है कि जब API आपने सुना होगा। सो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब उस वेबसाइट में आपको मैप देना है, तो आप खुद तो नहीं बना सकते, खुद तो पूरा वो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। सो ऐसे केस में आप मैप माई इंडिया से API लोगे और वो अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करोगे विथ फ्यू कोड्स। बहुत ही फ्यू कोड्स आपको सिर्फ डालना है और वो आपके सिस्टम में वो API इंटीग्रेट हो जाएगा। और ऐसे केस में जो आपके कस्टमर्स रहेंगे वो वेबसाइट यूज़ करते समय उनको वो मैप्स यूज़ में आएंगे। सो ये एक तरीका होता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट मैप माई इंडिया का API लेके वो अपने वेबसाइट पे, अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट करके वो यूज़ कर सकता है। सो एक आपका हो गया ऑटोमोटिव, एक आपका हो गया ये एंटरप्राइज लेवल पे। अब जैसे कि एप्पल जो है, एप्पल अगेन इनका कस्टमर है, तो एप्पल में जो भी मैप्स यूज़ किए जाते हैं वो मैप माई इंडिया के होते हैं। और इनके यूजेस जो हैं वो और कहाँ होते हैं, जैसे फ्लीट ट्रैकिंग हो गया। मान लो आपकी जो ट्रक्स हैं वो कहाँ पर है, किस किस लोकेशन पे है, ठीक है, वहाँ पर यूज़ होता है। फिर उसके बाद जैसे बैंक्स भी ये सर्विस यूज़ करती हैं कि जैसे बैंक की कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अगर आपको मैप्स पे ATM ढूंढना है कि कहाँ कहाँ ATM है, वो तो बैंक्स भी इनकी सर्विसेज लेती हैं। और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि बैंक्स और कैसे यूज़ करती है, मान लो उनको कोई लोकेशन पे ATM लगाना है, मतलब ATM डालना है, तो ऐसे केस में कौन से लोकेशन पे डालना चाहिए, उस लोकेशन के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब के लिए भी मैप्स यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके कस्टमर्स क्या हैं। हमने मॉडल देख लिया, इन अ सिंपल वे में मैंने आपको मॉडल बता दिया। अब हम इनके कस्टमर्स देखते हैं। तो जैसे अगर मैं ऑटो की बात करूं, OEM की बात करूं, तो हुंडई हो गया, MG हो गया, ठीक है। अगर मैं कंज्यूमर टेक कंपनीज़ की बात करूं तो फ्लिपकार्ट हो गया। फ़ोन पे जो है, फ़ोन पे भी इनकी सर्विसेज इनके मैप्स यूज़ करता है। तो बेसिकली अगर देखना है कि फ़ोन पे के कहाँ कहाँ पे मर्चेंट्स हैं, उसके लिए ये मैप्स यूज़ होते हैं। HDFC बैंक का मैंने आपको बताया। एप्पल जो है, जैसे एप्पल में जो आपका जो एप्पल बेसिकली जो भी वो मैप यूज़ करता है वो मैप माई इंडिया का है। अब गवर्नमेंट भी इनकी एक तरह से कस्टमर है। तो बेसिकली कोविन जो अभी कोविन पे इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट को पता था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स कहाँ है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस, उसका लोकेशन, ये सब जानने के लिए इन्होंने मैप माई इंडिया की सर्विसेज ली थी। अब अगर मैं मतलब ये लोग कस्टमर से कैसे चार्ज करते हैं, हम अगर उसकी बात करें तो जैसे अगर व्हीकल्स की बात आती है तो ये लोग पर व्हीकल पर ईयर से चार्ज करते हैं। तो मान लो कि हुंडई ने एक मॉडल निकाला और उसमें मैप माई इंडिया का मैप लगाया हुआ है। सो ऐसे केस में पर व्हीकल पर ईयर
ट्रांजैक्शन होता है, मतलब इनको पर व्हीकल पर ईयर पैसा मिलता है, ठीक है। और फिर अगर जैसे जो ये लोग जो APIs देते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जो कंज्यूमर टेक कंपनीज होती है उनको ये लोग अपने APIs दे देते हैं कि भाई आप API हमारा लो, या इसमें हमारा पूरा मैपिंग है, सब कुछ है, आपको सिर्फ अपने वेबसाइट पे उसको इंटीग्रेट करना है थोड़े से कोड्स डाल के। तो ऐसे केस में पर ट्रांजैक्शन ये लोग पैसा लेते हैं। सो ऐसे केस में आप ये समझ सकते हो कि सब्सक्रिप्शन या रॉयल्टीज़, लाइसेंसिंग फीस, ऐसे थ्रू इनको पैसा मिलता है, एक तरह से एन्युटी काइंड ऑफ मॉडल है। अब यहाँ पे मोड क्या है या यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? जो न्यू जियोस्पेशियल पॉलिसी आई थी 2021 में, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से जो इंडियन एंटिटीज़ हैं वो लोग फ्रीली डेटा एक्वायर या जनरेट कर सकते हैं, जियोस्पेशियल डेटा इंक्लूडिंग मैप्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना जियोस्पेशियल सेक्टर इन इंडिया में इसके लिए काफ़ी ह्यूज स्कोप है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आई है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है एक्यूरेट हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के लिए। मतलब वो डेटा ये लोग नहीं ले सकते जो 1 मीटर हॉरिजेंटली एंड 3 मीटर्स वर्टिकल वाला जो एक्यूरेसी डेटा रहेगा, ये फॉरेन एंटिटीज़ नहीं ले सकते। मतलब क्या? मैप माई इंडिया एकदम एक्यूरेट डेटा ले सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं उनको 1 मीटर फॉर हॉरिजेंटल एंड 3 मीटर्स फॉर वर्टिकल वाला एक्यूरेसी डेटा जो रहेगा ये लोग नहीं ले सकते, फॉरेन कंपनीज। तो अब ऐसे केस में जो फॉरेन एंटिटीज़ रहेंगी वो किससे ये डेटा लेगी? वो मैप माई इंडिया से लेगी। मैप माई इंडिया ये फॉरेन एंटिटीज़ को ये लाइसेंस कर सकता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी गाइडलाइन है। और ये जो फीचर है, जो एक्यूरेट डेटा है, बेसिकली ये हमें क्यों एक्यूरेट मैप्स कहाँ लगता है? तो आपका जो HD या 3D या वर्चुअल रियलिटी मैप्स की जो बात चल रही है, या स्मार्ट सिटी सिमुलेशन मैप्स की बात चल रही है, वहाँ पर ये एकदम एक्यूरेट डेटा लगता है। और जो 2D मैप्स है फॉरेन एंटिटीज़ का, वो भी इतना एक्यूरेट नहीं रहता है। जैसे बहुत सारी जो मैपिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू सर्वे या जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर सर्वे है, तो ये भी सिर्फ इंडियन एंटिटीज़, जो 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू सर्वे है बेसिकली, ये भी सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ के लिए ही रिजर्व किया गया है। तो ऐसे केस में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडियन एंटिटीज़ के लिए, जिसमें मैप माई इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। और सेकेंड एक मोट इनका ये या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये हो जाता है कि एक नेटवर्क इफेक्ट फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या? जितने ज़्यादा लोग ये मैप्स यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि इनके जो कंज्यूमर टेक कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो मैप्स यूज़ होते हैं, तो जितने ज़्यादा मैप्स यूज़ होंगे उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, और उतना ज़्यादा इनको पैसा भी मिलेगा। और सेकेंड थिंग, जितना ज़्यादा मैप्स यूज़ होगा उतना ज़्यादा मैप एक्यूरेट होते जाएंगे। तो ऐसे केस में अगेन एक लूप तैयार होगा, एक नेटवर्क इफेक्ट तैयार होगा। अब अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, गूगल की बहुत बात चलती है, ठीक है। तो गूगल एक की प्लेयर है इंडियन मार्केट में, लेकिन अगेन गूगल जो है वो B2C में ही ज़्यादा ऑपरेट करता है, और मैप माई इंडिया इज़ इनटू B2B एंड B2B2C। बहुत सारी यहाँ पे आपको दूसरी ग्लोबली कंपनीज दिखती होंगी, जैसे टॉम हो गया, या ट्रिम्बल, मैप माई इंडिया, गूगल मैप्स। तो यहाँ पर आपको इनके प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे कि कौन किस में है। और ग्लोबली भी आप देखोगे कि देर आर ओनली लिमिटेड प्लेयर्स, ठीक है, ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग। और अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की अगेन बात करूँ, सो ये बेसिकली ये बिज़नेस एक एसेट लाइट बिजनेस है। तो एसेट लाइट मतलब क्या कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है नहीं। तो इस केस में क्या हो जाता है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरी सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे फिक्स्ड कॉस्ट की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, थोड़ा सा उसमें बढ़ावत होती है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी ऐसी है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में ऑपरेटिंग लिवरेज का बहुत फ़ायदा होता है। मतलब क्या, जितनी तेज़ी से मेरे सेल्स बढ़ेंगे उतनी तेज़ी से मेरे फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे, तो जो एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली बॉटम लाइन पे हिट होती है, राइट। सो
ऐसे केस में क्योंकि मेरे फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कम है, तो मेरे को ऑपरेटिंग लिवरेज का फ़ायदा होगा। तो अब अगर आप इनके सेल्स देखोगे 2018 में जो 149 करोड़ थे वो आज 152 करोड़ है मार्च 2021 में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखोगे तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप इनका पैट देखोगे तो पैट भी अच्छे से ग्रो हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका अदर इनकम जो है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टोटल इंडियन एड्रेसेबल मार्केट फॉर डिजिटल मैप्स एंड लोकेशन बेस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये बेसिकली 2025 तक 47,000 करोड़ तक का पहुँचने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सो विच इज़ ऑलमोस्ट 16% CAGR के आसपास फ्रॉम 2019 टू 2025। अब यहाँ पर करंट रेवेन्यूज़ अगर आप देख रहे हो कंपनी के, तो दैट इज़ 150 करोड़, ठीक है। तो जितना एड्रेसेबल मार्केट की बात की जा रही है उसके हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत कम है। सो इससे तो हमें दिख रहा है कि देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ओके। जिस तरह से अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है और जिस तरह से कंपनी के करंट रेवेन्यूज़ है, सो डबल डिजिट ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ना ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 468 करोड़। तो 468 करोड़ की ऑर्डर बुक है और नॉर्मली इनको 3 साल लग जाते हैं कि इनको पूरी ऑर्डर बुक बिल्ड करने में। सो ऐसे केस में करंट ऑर्डर बुक इज़ 468 करोड़। तो टेक्निकली ये जो 468 करोड़ है ये बेसिकली 3 साल में ये पूरे किए जाएंगे। तो आपको एक दिख सकता है कि रेवेन्यू 3 साल का आप अंदाज़ लगा सकते हो कि रेवेन्यू कहाँ तक जा सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग। अब रिस्क की बात करते हैं। सो अगर आप देखोगे कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ जो है बेसिकली ऑटो सेगमेंट से आता है। जो न्यू व्हीकल्स हैं या जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर जो मैप्स एम्बेड किए जा रहे हैं वो बेसिकली मैप माई इंडिया के। सो यहाँ पर ऑटो बीइंग अ सिक्लिकल सेगमेंट, तो अगर ऑटो इंडस्ट्री में गड़बड़ होती है या ऑटो इंडस्ट्री जब थोड़ा डाउन हिल में जाएगी तो ऐसे केस में मैप माई इंडिया को भी फ़र्क पड़ेगा। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये है कि इनका 80% ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ रेवेन्यू 25 कस्टमर्स से आता है। सो 1-2 कस्टमर्स भी इनके अगर इधर उधर हो जाते हैं तो इनको फ़र्क पड़ेगा। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, देखो पहले तो एक तो जो ऑर्डर साइज़ है वो हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट 468 करोड़ का ऑर्डर साइज़ है अभी, ठीक है। और इसको 3 साल लगते हैं पूरा करने में। तो हमको समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू कहाँ तक जा सकता है इन 3 सालों में। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो गई कि इनका बिजनेस मॉडल जो है वो यूनिक है, मतलब ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ इस सेगमेंट में, ज़्यादा लोग नहीं है और थोड़ा सास एंड पैस का जो थोड़ा अलग बिजनेस मॉडल है, ऐसे केस में जो मार्केट है उसको हाई वैल्यूएशन दे रहा है, ओके। एंड थोड़ा यूनिक, जैसे वही कि थोड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल होने की वजह से मार्केट ज़्यादा उसको वैल्यू कर रहा है। तो वैल्यूएशन हमेशा आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखेंगे, थोड़े हाई वैल्यूएशन आपको दिखेंगे ही, और अभी कंपैरेटिवली मेरे को वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा लग ही रहे हैं। सो ऐसे केस में आई वुड सजेस्ट कि आप कंपनी पे वॉच रखिए, और अगर आपको ये बिज़नेस मॉडल अच्छा लगता है तो जब भी आपको मौका मिले आप इसमें एंटर हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। अब देखना ये है कि ये लोग कैसे उसको उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हैं। सो स्टॉक प्राइस पे ट्रैक रखिए, एंड जब भी आपको मौका मिले आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।